या तो 0 या तो 1 होगी, कि हर एक एंट्री के पास 0 और 1 ऑप्शन है। तो 2 कितने टर्म्स होंगे, अलिफ नॉट, तो 2 रेज टू अलिफ नॉट। तो एक चीज तो ये आ गया कि इसकी कोऑर्डिनेट सी है, मतलब x इज अनकाउंटेबल। तो जैसे ही x अनकाउंटेबल पता चल गया, मतलब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, जिसमें काउंटेबल दिया x को वो एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। x में वही सीक्वेंस है जिसमें xn के पास या तो 0 और 1 होंगे। y में मुझे क्या करना है, x के वो एलिमेंट उठाने हैं सच दैट कि उसके हर एक टर्म की वैल्यू 1 फॉर फाइनेटली मेनी टाइम्स, कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेटली मेनी टाइम्स ही 1 हो सकता है। बाकी उसकी सारी एंट्री क्या होंगे, 0। एक्चुअल में जो उनको क्वेश्चन बनाना था ना, जो अपने को एमएस सेट में दिए थे, उनको यही सेम क्वेश्चन बनाना था, बट वो लोग ने पता नहीं क्या बना दिया। जो एक क्वेश्चन आया सीक्वेंस में, उनको यही सेम क्वेश्चन बनाना था कि एक सेट बनाना था और y के अंदर इस सेट के कुछ टर्म्स इंक्लूड करने थे, बट ये बनाने के चक्कर में कुछ क्वेश्चन अलग ही बन गया। ठीक है, अब ध्यान दें आप कि एक सीक्वेंस है जिसमें सारे सीक्वेंस के टर्म्स या तो 0 और 1 ऑप्शन होंगे। y के अंदर x के वो एलिमेंट होंगे जिसके हर एक टर्म या तो 1 होंगे, वो भी कितने टाइम्स, फाइनेटली मेनी टाइम्स। अब फॉर फाइनेटली मेनी टाइम्स मतलब क्या हो सकता है, हो सकता है मैं 1 को 1 टाइम्स ले लूं, हो सकता है मैं 2 टाइम्स ले लूं, 3 टाइम्स ले लूं। तो एक x1 बना रहा हूं जिसके पास जो ये xn है ना, इसको वर्ड में लिख देता हूं, xn इज इक्वल टू 1 ओनली 1 टाइम, सिर्फ एक ही टाइम्स होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें वो सीक्वेंस होंगे xn belongs to x such that xn is equal to 1 exactly 1 time। ये इसका कहने का मतलब है कि वो सारे सीक्वेंस, मतलब x के वो टर्म्स होंगे जिसमें xn की वैल्यू 1 सिर्फ एक टाइम्स होगी। मतलब इसके अंदर कैसे सीक्वेंस आ रहे हैं, ये टाइप के सीक्वेंस आ सकते हैं इसके पास, a1 is equal to 1 0 0 0। मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ 0 1 0 0, ऐसे भी बना सकता हूँ 0 0 1। तो ये टाइप के मैं कितने बना सकता हूँ टोटल, अगर मुझे इसके कार्डिनेटी पूछेंगे तो x1 की कार्डिनेटी क्या होगी, कुछ फाइनाइट नंबर आएगा या काउंटेबल आएगा या अनकाउंटेबल, ऐसे कितने, मतलब ये टाइप के कि उसके सीक्वेंस के एक ही बार 1 आना चाहिए। तो ऐसे कितने सीक्वेंस बना सकता हूँ इस सेट के अंदर, ऐसे कितने सीक्वेंस आएंगे कि जिसके एक ही पोजीशन पे 1 होगा और बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। कुछ फाइनाइट n या अलिफ नॉट या सी। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो काउंटेबल होगा, काउंटेबल में फाइनाइट नहीं, अलिफ नॉट। तो देखो ये मैं इसके लिए, ये सब का मतलब एक ही है यहाँ पे। चाहे हम लोग किसी सेट का पावर सेट ले तो उसका मतलब ये होता है, अगर उससे कोई कंडीशन लगा के, जैसे वहां पे हम लोग कुछ फाइनाइट सेट ले रहे थे, तो उसका भी कंस्ट्रक्शन सेम इसके तरीके से हो रहा है कि अब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 1 कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स होंगे। कहने का मतलब वही है, 0 को ऐसे समझो कि किसी एलिमेंट को मैं, मतलब बोलते ना जैसे हम लोग पावर सेट बनाते थे कि किसी सेट को, मतलब उसका एग्जिस्टेंस के बारे में बताना है कि उसको लेना है या नहीं लेना है सेट के अंदर। जैसे मैं फाइनाइट सेट बना रहा हूँ तो 1 और 2 एलिमेंट है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं 1 को लेते हैं, इसका मतलब 2 को नहीं ले रहे हैं। तो 0 का मतलब नहीं लेना और a को मतलब उसको कंसिडर करना है। तो सेम वही इसका मतलब होता है। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 1 को एक बार फर्स्ट पोजीशन पे लगा रहा हूँ, सेकंड पोजीशन पे लगा रहा हूँ, थर्ड। तो ऐसे कितने पोजीशन है मेरे पास, टोटल अलिफ नॉट पोजीशन है। तो ये टाइप के मैं कितने डिफाइन कर सकता हूँ, अलिफ नॉट। ऐसे मैं x2 डिफाइन कर सकता हूँ। xt का मतलब क्या होगा,
सिर्फ 2 टाइम्स होंगे कि xn बिलोंग्स टू x ओनली एग्जैक्टली 2 टाइम्स। ठीक है, कि इसके अंदर x के वो सीक्वेंस होंगे कि xn इज इक्वल टू 1 एग्जैक्टली 2 टाइम्स। मतलब इसमें कौन से टाइप के आ रहे हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं ये टाइप का लिख सकता हूं, मैं ये टाइप का भी लिख सकता हूं, ये टाइप के होंगे। लेकिन हर 2 एलिमेंट के लिए टोटल पोजीशन कितने हैं, 1 को रखने के लिए टोटल पोजीशन कितने, अलिफ नॉट। सपोज मैं यहाँ पे 1 को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो सेकंड के लिए ऑप्शन कितने हैं, अलिफ नॉट। तो टोटल पोजीशन कितने हो गए, अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट, तो टोटल कितने हो जाएंगे। फिर से इसकी भी क्वांटिटी कितनी होगी, अलिफ नॉट, तो ये भी काउंटेबल है। तो ऐसे हम लोग एक्सएन डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सएन में क्या होगा कि हर एक 1 को रखने के, फाइनाइट नंबर है ना, मतलब 1 1 ऐसे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, तो फर्स्ट 1 को रखने के भी अलिफ नॉट, सेकेंड 1 को रखने के भी टोटल अलिफ नॉट पोजीशन, ऐसे जो लास्ट नंबर होगा कुछ फाइनाइट नंबर उसको भी रखने के पोजीशन अलिफ नॉट। तो टोटल कितने आ जाएंगे, अलिफ नॉट रेस टू एन। ये क्लियर है सबको, यहाँ तक एक बार यस कर दो। अब मैं एक एक्स बनाऊंगा जिसके अंदर ये टाइप के टर्म्स आ जाएंगे, ये मेरा एक्स है, अरे एक्स नहीं, ये मेरा वाई आ गया। और x1 मतलब उसके पास एक ही पोजीशन पे 1 होगा जिसकी क्वांटिटी कितनी थी, अलिफ नॉट, प्लस सेकेंड क्या था, यूनियन में कुछ कैंसिल भी होते हैं, तो मान लो अगर कैंसिल को मैं हटा भी तो मैक्सिमम ही होगा ना उससे। सेकेंड में कितने थे, अलिफ नॉट के स्क्वायर, ऐसे जो लास्ट वाला है उसका कितना है, अलिफ नॉट रेस टू एन। डिसजॉइंट होंगे तो वो कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और अपने को पता है कुछ फाइनाइट टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी अलिफ नॉट है, ये भी अलिफ नॉट ही आता है, प्लस ये भी कितने होंगे, अलिफ नॉट। सबको प्लस करेंगे तो लार्जेस्ट क्वांटिटी क्या है, अलिफ नॉट, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, अलिफ नॉट। तो ये कैसा आ गया, काउंटेबल। समझ में आया सबको ये कि इस सेट की क्वांटिटी कितनी होगी, अलिफ नॉट। और ये टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन करने आना चाहिए। क्लियर है सबको ये, हेलो, एक बार यस कर दो। तो x अपना अनकाउंटेबल और y अपने पास काउंटेबल आ गया। ठीक है, तो ये रियल के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और रियल का है पार्ट 3 में। तो सिंपल सा रिजल्ट याद रखो, जैसे हम लोग ने क्या कहा था कि अगर a सेट की क्वांटिटी n है तो इसके पावर सेट की क्वांटिटी हमेशा 2n होती है। n फाइनाइट होगा तब भी चलेगा, n अगर ट्रांसफाइनाइट है, ट्रांसफाइनाइट मतलब जो इनफाइनाइट सेट की क्वांटिटी होती है उसको ट्रांसफाइनाइट बोलते हैं। तो फाइनाइट सेट है की क्वांटिटी है तब भी, ट्रांसफाइनाइट सेट की क्वांटिटी होगी तब भी। तो P ऑफ A की क्वांटिटी हमेशा 2n होता है। या फिर सिंपल इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर A सेट की क्वांटिटी ये है तो P ऑफ A सेट की क्वांटिटी 2a आता है। तो ऐसे ही अपने को फंक्शन के लिए भी याद रखना है। A से लेके B तक अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, एक सेट बना रहा हूं जिसमें ये टाइप के फंक्शन है a टू b, तो S सेट की क्वांटिटी हमेशा क्वांटिटी ऑफ b रेस टू क्वांटिटी ऑफ a। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा समझो, इसका मतलब ये है ये उस सेट की क्वांटिटी है जिसके पास वो सारे फंक्शन हैं जो a से b जा रहे हैं, और b सेट की क्वांटिटी 3 है और a सेट की क्वांटिटी 2 है। ठीक है, तो अगर एक सेट बनाएंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो ऐसे कितने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, द क्वांटिटी ऑफ b रेस टू क्वांटिटी ऑफ a, चाहे ये फाइनाइट हो या ट्रांसफाइनाइट हो, मतलब अलिफ नॉट सी चाहे जो भी हो, ये हर एक के लिए ट्रू है। ये क्लियर है सबको।
अच्छा ये तो सबको पता ही होगा, ये अपना साइन एक्स का ग्राफ है। और जब मैं ये लिखूंगा साइन एक्स इज इक्वल टू 2/7, 2/7 का मतलब ये कुछ पॉइंट में आएगा, कितना आता है ये, कुछ 1.4 समथिंग आएगा, ठीक है, या फिर जो भी आएगा 1 से कम है ना, तो इसका मतलब ये एक लाइन आएगा ऐसे कुछ। अच्छा, ये सब ठीक है, ये अपने पास 1 और ये अपने पास -1, 2/7 निकालेंगे तो ये कुछ 0.28 या समथिंग आएगा। तो ये सपोज मेरे पास एक लाइन है, सपोज 2/7। अब एक बात बताओ, जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि साइन एक्स इज इक्वल टू 2/7, तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी जिसके लिए कट करेगा, मतलब ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। और ऐसे कितने पॉइंट्स है, ये टोटल काउंटेबल पॉइंट्स है ना, मतलब अगर ऐसे मैं एक सेट बनाऊं जिसके अंदर, एक सेट बना रहा हूं जिसके अंदर वो सारे एक्स होंगे सच दैट ये कंडीशन, तो इस सेट की क्वांटिटी कितनी होगी, कुछ फाइनाइट एन, अलिफ नॉट या सी, वो वो सारे रियल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अलिफ नॉट क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, डिस्क्रीट है, इंटरवल टाइप का है नहीं, तो ये पॉइंट सब कैसे हैं, काउंटेबल आएंगे। काउंटेबल में फाइनाइट नहीं होगा क्योंकि ये ग्राफ का एंड नहीं हो रहा है, तो ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, तो कैसा आ रहा है ये अलिफ नॉट, तो इसका मतलब ये काउंटेबल है, वो भी इनफाइनाइट है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखो, एक तो ये चीज याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है कि अगर कोई भी साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और थोड़ा, और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं y इज इक्वल टू एक्स, तो एग्जैक्ट सिर्फ एक ही पॉइंट पे इसको कट करता है, और वो क्या है, x इज इक्वल टू 0, मतलब एक सेट बनाऊं x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि साइन एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इस सेट की क्वाड्रेटिक क्या होगी 1। सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये इसको कट करता है, वो है 0, बाकी किसी भी पॉइंट पे ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज समझा सबको, हेलो। हाँ अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा सेट अनकाउंटेबल होगा, उसमें कह रहा है कि वो सारे फंक्शन सच दैट कि f जो है एक मैप है जो कि एक सेट से लेके नेचुरल नंबर तक जा रहा है, ठीक है। तो अपने को पता है, सपोज इस सेट को नाम दे देता हूं मैं a, कि इस सेट की क्वाड्रेटिक क्या होगी n to s, क्वाड्रेटिक ऑफ s, तो n की क्वाड्रेटिक कितनी है, अलिफ नॉट रेस टू क्वाड्रेटिक ऑफ s। अब चेक करते हैं कि s क्या है, ठीक है। s में क्या बोल रहा है, वो सारे रियल नंबर सच दैट कि sin x इज इक्वल टू 2/7, इसकी क्वाड्रेटिक कितनी है, अभी करके है ना, कि वो सारे रियल नंबर सच दैट कि sin x इज इक्वल टू 2/7, तो इसकी क्वाड्रेटिक कितनी होगी, मैसेज करो, अलिफ नोट, तो ये अपने पास इस सेट की क्वाड्रेटिक अलिफ नोट आ गई, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक ऑफ s को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, अलिफ नोट। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये अलिफ नोट आएगा या c आएगा या 2/c। अलिफ नोट रेस टू अलिफ नोट क्या होता है, अलिफ नोट होता है, ये c होता है, ये 2/c होता है, c। क्यों, अपने को पता है कि 2 लिखूं, 3 लिखूं, या फिर मैं अलिफ नॉट या फिर सी रेस टू अलिफ नॉट, 2 और सी, पहले ये चेक करते हैं। 2 रेस टू अलिफ नॉट की क्वाड्रेटिक क्या होती है, सी,
अब चेक करते हैं सी रेस टू अलिफ नॉट क्या होता है। सी रेस टू सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू रेस टू अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट। हम लोग ने एक प्रॉपर्टी देखा था कि ये जस्ट सिंपल नंबर के जैसे काम करता है, मतलब ये आ जाएगा टू रेस टू अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट। बट अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट क्या होता है, फिर से अलिफ नॉट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टू रेस टू अलिफ नॉट। तो इसकी भी कार्डिनेटी कितनी आ जाएगी, सी। अगर इसकी कार्डिनेटी सी है और इसकी भी कार्डिनेटी सी है, तो इसके बीच में कोई भी नंबर रहेगा उसकी भी कार्डिनेटी कितनी आ जाएगी, सी। क्लियर है सबको ये? तो मतलब अलिफ नॉट रेस टू अलिफ नॉट की कार्डिनेटी भी क्या आ जाएगी, सी। ये समझ में आया सबको? चाहे टू रेस टू अलिफ नॉट हो, थ्री रेस टू अलिफ नॉट हो, अलिफ नॉट रेस टू अलिफ नॉट हो, या सी रेस टू अलिफ नॉट हो, हर एक की कार्डिनेटी क्या आने वाली है, सी आने वाली है। ये समझ में आया सबको? ये पॉइंट क्लियर है कि 2, 3 से लेके सी रेस टू अलिफ नॉट तक हर एक सेट की कार्डिनेटी सी आती, मतलब रियल नंबर सेट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? हाँ, तो इसका मतलब सी है तो कैसा सेट हो गया, ये जो सेट गिवन है ये अनकाउंटेबल आ गया, क्योंकि अलिफ नॉट से बड़ा कार्डिनेटी कोई भी किसकी कार्डिनेटी होती है, किसी अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनेटी होती है। अब हो गया, एक बार ये समझ में आ गया तो सेकंड थर्ड सब इजी है। बी में कह रहा है कि वो सारे फंक्शन हैं सच दैट कि एस से लेके क्यू रेस टू सी तक जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्यू रेस टू सी की कार्डिनेटी रेस टू एस, अच्छा क्यू रेस टू सी कितना है, इसका मतलब होता है इरेशनल, सी है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये सेट कोई भी एलिमेंट हो, चाहे इसकी कार्डिनेटी 1 हो, इसकी कार्डिनेटी 2 हो, ये हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा ना। समझ में आया सबको? बस ये फाइनाइट एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, और क्लियरली वो एम्प्टी सेट तो नहीं होगा। ये समझ में आया सबको? ये 1 होगा तब भी इसकी कार्डिनेटी सी है, 2 होगा तब भी कार्डिनेटी सी है, तो इस सेट की कार्डिनेटी मतलब अनकाउंटेबल तो होगा। जस्ट एस क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अभी चेक करते हुए एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है, तो एस नॉन एम्प्टी सेट हो तो ये सेट हमेशा अनकाउंटेबल होगा। ये समझ में आया सबको? ठीक है, 1। अब सेट देख लेते हैं कि एस गिवन क्या है। तो एस क्या गिवन है कि उसके अंदर वो सारे रियल नंबर होंगे सच दैट कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये पता है इस सेट की कार्डिनेटी कितनी है, 1। सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 0, सिंगलटन 0। तो इसकी कार्डिनेटी 1, इसकी कार्डिनेटी सी रेस टू सी मतलब सी, तो इस सेट की जो कार्डिनेटी आएगी वो सी आ जाएगी, मतलब अनकाउंटेबल। समझ में आया सबको ये? तो ए बी अनकाउंटेबल है, ऐसे सी डी सेम ऐसे ही चेक कर लेना, दोनों काउंटेबल आएगा। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है, बाकी उसमें वही सब दिया है। क्लियर है सबको? लीनियर का बताऊं? हेलो, सी डी काउंटेबल आएगा क्योंकि उसमें आर से लेके साइन एक्स इज इक्वल टू मतलब 1:r, तो 1:r तो हमेशा 1 ही आता है, कोई भी नंबर हो। अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स, कि ऐसे कितने डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता हूँ। पहली बात तो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स देंगे इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल के एंट्रीज होते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि बाकी सब तो एलिमेंट 0 होंगे, सिर्फ डायगोनल पे D1 D2 ये सेम भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 सब पॉसिबिलिटी है, बट सिर्फ डायगोनल पे ही एंट्रीज होंगे। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स है, ऐसे कितने डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता हूँ जिसकी ऑर्डर कितनी होगी, n, सच दैट कि a⁵ इज इक्वल टू a²। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऐसे कितने डायगोनल मैट्रिक्स में डिफाइन कर सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, a अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो इस फॉर्म का होगा, d1 d2 सॉल्व अप टू dn। तो अगर मैं a⁵n करूंगा तो ये क्या आता है अपने पास,
d1 रेस टू n, d2 रेस टू n, सॉल्व अप टू dn रेस टू n। तो अगर मुझे a रेस टू 5 निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, d1 रेस टू 5, d2 रेस टू 5, सॉल्व अप टू dn रेस टू 5। ये क्लियर है सबको, ऐसा लिख सकते हैं। कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज होंगे, उसका मैं ए स्क्वायर करूंगा तो डायगोनल का स्क्वायर होगा, ए क्यूब करूंगा तो सिर्फ डायगोनल के क्यूब होते हैं। तो ऐसे जब ए रेस टू एन करूंगा तो सिर्फ डायगोनल के होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2002 या फिर 3, 2003। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बाकी ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे ये 0 0 0 0 और 3 का स्क्वायर। तो ऐसे 3 टाइम करूंगा तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 4 टाइम करूंगा तो 2 रेस टू 4 3 रेस टू 4। ये क्लियर है सबको। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं a रेस टू 5 को, और ऐसे a स्क्वायर लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ d1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, सॉल्व अप टू dn का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया ये 2 पॉइंट, कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिर्फ उसमें डायगोनल एंट्री होंगे। उसका a रेस टू 5 करूंगा तो पहले एंट्री का पावर 5, सेकेंड एंट्री का पावर 5, उसके nth एंट्री का फिफ्थ, और ऐसे यहाँ पे स्क्वायर। ये क्लियर है सबको। अब ये क्या बोल रहा है कि a रेस टू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर के इक्वल हो गए, जिसका मतलब क्या होगा कि इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होंगे। अब जो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब इसके डायगोनल के एंट्री भी सेम होंगे, कि फर्स्ट डायगोनल का एंट्री इसके डायगोनल के इक्वल होगा, सेकंड डायगोनल एंट्री इसके सेकंड डायगोनल एंट्री के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका कोई भी ith एलिमेंट ले लूं तो di का फिफ्थ पावर किसके इक्वल होगा, di के स्क्वायर होगा, क्योंकि एक ही a है ना, तो ये तो एलिमेंट सेम आएंगे। अब ये i क्या हो सकता है, कोई भी 1 से लेके n तक। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब मैं इसको लिख सकता हूँ di रेस टू 5 माइनस di का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से di स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा di क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 ऑर्डर का है तो कितने डिस्टिंक्ट बन सकते हैं, 3, और ये तो 0 0 आ रहा है बट सेम आ रहा है ना, तो टोटल डिस्टिंक्ट एंट्री कितने बन सकते हैं, 3 + 1 4। तो di के पास टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितने हैं, di के पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं, 4। ये क्लियर हुआ सबको। हेलो। तो हर एक di के पास 4 ऑप्शन, बट i क्या है, ये तो 1 से लेके n तक, ये डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं ना, तो इसके पास भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं, इसके पास भी 4 है। तो ऐसे d1 के पास 4 ऑप्शन, d2 के पास भी 4 ऑप्शन, तो ऐसे dn के पास भी कितने ऑप्शन होंगे, 4। तो ऐसे टोटल कितने मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं, मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, 4:n। समझ में आया सबको ये। तो जो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऐसे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कितने बना सकते हैं, 4:n बना सकते हैं। समझ में आया सबको। हेलो। हाँ मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, जो भी रहेगा ना उसमें चैट बॉक्स में बोलो, ठीक है। समझ में आया सबको, एक मैसेज कर दो। हेलो। हाँ तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि एक स्क्यू मैट्रिक्स, अच्छा स्क्यू मैट्रिक्स में जैसे हम लोग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखे थे और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखे थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि जो डायगोनल के ऊपर लिख रहे हैं वही डायगोनल के नीचे लिखना है, या फिर जो रो में लिख रहे हैं उसी को कॉलम में लिखना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, डायगोनल पे हमेशा 0 आने चाहिए और डायगोनल के ऊपर क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे d है तो यहाँ पे -t होना चाहिए। जो एलिमेंट हम लोग रो में लिख रहे हैं
उसी को माइनस लगा के कॉलम में लिखना है, या फिर जो कॉलम में लिख रहे हैं उसी को माइनस लगा के रो में लिखना है। डेफिनेशन था ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक का और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद हम लोग देखे थे हार्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें डेफिनेशन क्या था कि ए ट्रांजुगेट ए के इक्वल आना चाहिए और ए ट्रांजुगेट माइनस ए, ये हार्मिशियन और ये स्क्यू हार्मिशियन, ये डेफिनेशन था अपने पास। अब ये कह रहा है कि एक स्क्यू मैट्रिक्स के अंदर, अच्छा स्क्यू मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा कि जितने भी एंट्री है उसके, अब एंट्री के अंदर या तो मैं ऐसे ये डेफिनेशन लिखूं या फिर एक ऐसा मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे किसके इक्वल आना चाहिए, ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट पे ट्रांसपोज नहीं लगता बट एलिमेंट पे कॉन्जुगेट लगेगा, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल क्या हो सकता है अपने पास, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अगर मैं आई और जे को इक्वल कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आई 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 आई। ये क्लियर है सबको? स्क्यू सिमेट्रिक्स ले रहे हैं ना हम लोग। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई का कॉन्जुगेट 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खुद से 2 भी ले सकता हूँ, तो ये किसका फॉर्मूला है, या फिर इसको डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आई आई प्लस उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जेड प्लस जेड बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ एक बार। जेड प्लस जेड बार क्या होता है, 2 टाइम्स रियल ऑफ ए आई आई लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ए आई कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब रियल पार्ट ए आई आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि जब रियल पार्ट 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हाँ बट एक इसमें ये भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी नंबर है। हेलो, ये हम लोग दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा होगा ना प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो एक्चुअल में उसमें 0 नहीं आता है। ठीक है, तो प्योरली इमेजिनरी में सिर्फ ऐसा टर्म जिसमें सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट हो, बट 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ना प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो उसमें 0 को मत इंक्लूड करना, मतलब इसमें सारे ऐसे आई वाले टर्म। तो अगर 0 प्लस 0 आई लिखा है ना, तो ये क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग आएगा। जब ये बोलता है ना प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो इसका मतलब रियल में 0 भी नहीं आ रहा है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसके डायगोनल पे 0 हो सकते हैं, अगर 0 है तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकता है। मैं ऐसे मैट्रिक्स बना सकता हूँ ना, और इसमें क्या लगा दूंगा उसका माइनस ए, ये टाइप के बना सकता हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है ये एक स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है, बट इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो प्योरली इमेजिनरी नहीं है, मतलब वो क्या आ रहा है उसमें 0 भी आ रहा है, बट उसमें कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी, तो ये ऑप्शन भी उसमें आता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट आएगा। सेकेंड में कह रहा है कि ए अगर हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो आई ए स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। चेक करते हैं इसको, हार्मिशियन है मतलब ए ट्रांजुगेट किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अपने को चेक करना है आई ए ट्रांजुगेट, तो आई का ट्रांजुगेट ए का ट्रांजुगेट, ए सिमेट्रिक है
तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। ए ट्रांजुगेट का एलिमेंट में ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं होता, बट उसके कॉन्जुगेट का मतलब होता है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई। तो आई ए का ट्रांजुगेट माइनस आई ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो आई ए है ये कैसे आ जाएगा, क्यू हार्मिशियन। तो ए अगर हार्मिशियन है तो आई ए कैसा आ जाएगा, क्यू हार्मिशियन आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। हेलो, थर्ड में क्या कह रहा है कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए माइनस, ये चेक कर सकते हो, ये अपने को पता है। जैसे हम लोग ये बोले थे ना, ये हमेशा सिमेट्री का आता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्यू सिमेट्री का आता है। ऐसे ही ए प्लस ए ट्रांजुगेट हमेशा हार्मिशियन होगा, तो ए माइनस ए ट्रांजुगेट हमेशा क्यू हार्मिशियन होगा। क्लियर है सबको ये? तो वही पूछा है कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए माइनस ए ट्रांजुगेट हमेशा क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स ही होता है। तो ये सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बी और सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ये याद कर लो, इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट जब लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा अपने पास ए ट्रांजुगेट माइनस ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। तो ये आ जाएगा अपने पास ए ट्रांजुगेट ए। तो अगर मैं एक माइनस ए कॉमन लूंगा तो ए माइनस ए कॉमन, तो ये हमेशा स्क्यू हार्मिशियन होता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स की है। क्लियर है सबको ये? इसका बी और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया सबको ये? अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद से। ये समझ में आया सबको हार्मिशियन वाला? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 20 ट्रेस के ऊपर है। तो पहला गिवन तो ये दिया है कि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ जस्ट बोला है कि ए और बी इन्वर्टिबल है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि ए इनवर्स और बी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। जस्ट इससे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि ए और बी इन्वर्टिबल है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि ए और बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। सेकेंड कंडीशन दे रहा है कि ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ रहा है, या फिर इसी को लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास गिवन है। अब कुछ स्टेटमेंट दे रहा है कि ए और बी के ट्रेस के बारे में बताना है कि अगर इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ए और बी के ट्रेस के बारे में क्या बोल सकते हैं। दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो क्या होंगे, उसका ट्रेस जीरो आएगा या वन आएगा। एक तो काउंटर एग्जांपल से भी कर सकते हो, बट काउंटर एग्जांपल ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि कौन सा इसमें से वैलिड है। बट अपने को क्या पूछा है इसमें, मे नॉट बी करेक्ट, कि वो करेक्ट मतलब हो सकता है कि वो करेक्ट ना हो। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है तो वो तो अपना फॉल्स हो जाएगा, और बाकी जितने भी स्टेटमेंट बचेंगे वही सब राइट होंगे। तो एक काम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट उसमें से करेक्ट है। तो उसको छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, मे बी इनकरेक्ट हो सकते हैं। देखो इससे अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं, अपने पास एक इंफॉर्मेशन तो ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। इसको मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अगर मैं ट्रेस अप्लाई करूं तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस जीरो होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ ए बी, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ ए बी प्लस ट्रेस ऑफ बी ए किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए बी के इक्वल होता है। या फिर ए बी को बी ए लिख सकता हूँ। मतलब इससे क्या क्लेम हुआ कि या तो ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, और अगर मैं इसको बी ए लिखता हूँ तो ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू जीरो। एक तो ये इंफॉर्मेशन मिल गया। बट अपने को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो ए बी और बी ए के बारे में नहीं चाहिए, अपने को इन्फॉर्मेशन ए और बी के बारे में चाहिए। तो इससे कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब इससे अपने हाँ ये क्लेम कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में आता
कि ट्रेस ऑफ ए बी के बारे में बताओ, ट्रेस ऑफ बी ए के बारे में बताओ, तो हम लोग बोल सकते थे, बट अपने को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अपने को जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना वो यहाँ से मिलेगा। तो इससे जो मिला ये कि अगर सिर्फ इतना गिवन है ना, तो इससे हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो एंड ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू जीरो। बट अपने को इंफॉर्मेशन ए और बी के बारे में चाहिए, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट। ये क्लियर हुआ सबको कि अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होता तो हम लोग इससे ये क्लेम कर सकते थे ए और बी ए के बारे में कि ए बी और बी ए का ट्रेस जीरो होता। ये क्लियर, एक बार यस कर दो, उसके बाद फिर इसका यूज करते हैं। हाँ, अब थोड़ा ध्यान दो, एक रिजल्ट याद रखो। हाँ, माइक म्यूट करो ना यार, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20, अब अपने को क्या गिवन है, देखो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। अब इसमें इनवर्स का यूज करेंगे, बट उससे पहले याद रखना है कि ए और बी अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू ये सब सेम होता है। तो जस्ट याद रखना है कि ए बी अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। और ए बी सिमेट्री कब होते हैं, जब एक मैट्रिक्स आएगा, जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ए और बी आपस में सिमिलर होते हैं। यार एक म्यूट क्यों नहीं हुआ। तो अब एक काम क्या है कि ए बी अगर माइनस बी ए के इक्वल है तो इनवर्स ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो मैं इसके इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी ए, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये दोनों आपस में सिमिलर आ गए, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब ए और माइनस ए का ट्रेस इक्वल होगा। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस, क्योंकि माइनस को हम लोग बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम ट्रेस ऑफ ए, तो इज इक्वल टू जीरो। तो इससे ये क्लेम हो गया कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि ट्रेस ऑफ बी भी क्या होगा, जीरो। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो बाकी सब स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं। ये हम लोग ने प्रूव किया कि ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी हमेशा जीरो आएगा। तो बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो इनकरेक्ट होगी, और मे भी पूछा है तो वो इनकरेक्ट है। तो ये याद रखना है, स्टेटमेंट करेक्ट है